राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे बूढ़े पिता पर है जो बूढ़े पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर शहर भेजते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। हर माता पिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करे। लेकिन बूढ़े पिता को समझ तब आया कि कहीं न कहीं मुझसे गलती हो गई है। इसीलिए तो उनका होनहार बेटा इतनी भरी हुई सभा में उन्हें अपना पिता मानने से इनकार कर दिया और उनका परिचय एक नौकर के रूप में दिया। बात उन दिनों की है जब महेश जी एक छोटे से शहर में रहते थे। महेश जी के परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा दीपक और वह बड़ा ही खुशहाल परिवार हुआ करता था। महेश जी की उसी शहर में अपने किराने की दुकान हुआ करती थी। किराने के सामान से लेकर जनरल स्टोर का भी सामान उनकी दुकान में मिलता था। सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी दुकान उस शहर में बड़ी मानी जाती थी। इसीलिए महेश जी को पैसे रुपयों की कमी नहीं थी। महेश जी को इकलौता बेटा दीपक, जो कि शादी के 10 सालों बाद पैदा हुआ था। महेश जी के पास सब कुछ था। महेश जी दान पुण्य भी बहुत किया करते थे। ऐसा नहीं है कि धनी थे, लेकिन कंजूस थे। ऐसी बात उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। वह गरीबों में दान दक्षिणा, पूजा पाठ, हवन में भी पूरा भरोसा रखते थे। इसीलिए उनके जीवन में खुशियां भी थी, संपत्ति भी थी और उनकी पत्नी सुशील और धार्मिक प्रकृति की औरत थी। वह भी अपने पति और घर परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। इसीलिए महेश जी को कभी किसी भी चीज की शिकायत नहीं हुई। उनका बेटा दीपक समय के साथ साथ बढ़ता गया। दीपक जब 4.5 वर्ष का हो गया तो उन्होंने अपने बेटे का दाखिला स्कूल में करवा दिया। दीपक पढ़ने में काफी होशियार था। दीपक को घर में भी ट्यूशन मिलता था। इसीलिए वह स्कूल में काफी तेज था। हर क्लास में वह अच्छे नंबरों से पास होता था। अपनी क्लास का वह होनहार छात्र माना जाता था। दीपक की पढ़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे ही महेश जी को लगता कि अब मेरे बेटे की स्कूल तो शहर में खत्म होगी, बड़े शहर में इसे भेजना पड़ेगा। और फिर हुआ भी ऐसा ही। जब दीपक 10वीं की परीक्षा उस छोटे शहर में पास कर ली, तो दीपक को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। दीपक ने वहां से आगे 12वीं तक की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। दीपक को कॉलेज में आगे और बड़े शहर में जाना था। दीपक के एक दोस्त, जो कि वहां मुंबई शहर में पढ़ते थे, उनके पिता भी पड़ोसी ही थे। इसीलिए दीपक के पिता यानी महेश जी अपने पड़ोसी से बात करके अपने बेटे दीपक को हॉस्टल भेज देते हैं। दीपक की माँ का मन बिल्कुल नहीं था कि दीपक अब इतने बड़े शहर में चला जाए, लेकिन दीपक की भी जिद थी कि मुझे बड़े शहर यानी मुंबई के हॉस्टल में रहकर पढ़ना है। दीपक वहां पर अच्छे से पढ़ाई तो शुरू कर देता है। 3 साल तक दीपक ट्रेनिंग करता रहता है। चौथा साल आखिरी था। दीपक की माँ ने सोचा कि अब तो मेरा बेटा वापिस आ ही जाएगा। 1 साल की बात है। चौथा साल बीतते ही दीपक को वहीं पर नौकरी मिल गई। दीपक ने कहा, माँ, मुझे मुंबई में ही एक कंपनी में जॉब मिल गई है। इसीलिए मैं यहाँ कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कुछ करूँ। दीपक की माँ कह रही थी, बेटा, एक बार आ जाते, देख लेती, 4 साल हो गया है गए, आंखें तरस गई है तुमको देखने के लिए। लेकिन दीपक ने कहा, माँ, ऐसे खाली हाथ कैसे लौट कर आऊं, कुछ काम कर लेता हूँ। दीपक की माँ दीपक की बात मान जाती है। दीपक नौकरी करने लगता है। 2 साल तक दीपक वहां नौकरी करता है। फिर दीपक को अचानक से लगता है कि मैं दूसरे के अंदर में ऐसे नौकरी करके कितना कमा पाऊंगा। मैं तो ऐसे कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। मुंबई में रहने वाले हर इंसान की यही होड़ होती है, यही मन में स्पर्धा होती है कि मैं उससे आगे बढ़कर दिखाऊं। दीपक ने सोचा कि क्यों ना अपना बिजनेस करूं। अपने बिजनेस में ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ऐसे मुझे फिक्स सैलरी मिलेगी तो सिर्फ हमारा खर्च और रूम का किराया ही निकल पाएगा। दीपक ने एक दिन अपने पिता से बात किया, पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं यहाँ दूसरे के अंदर में नौकरी करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दीपक के पिताजी ने कहा, बेटा, थोड़ा समय दे, मैं कोशिश करता हूँ।
महेश जी अपनी जमा पूंजी और इधर उधर से पैसे जमा किए तो उनके पास 5 लाख रुपए जमा हो पाए। लेकिन उनके बेटे दीपक को चाहिए था 25 लाख। अब वह 20 लाख रुपए और कहाँ से लाते? वह काफी चिंतित थे। उनकी पत्नी भी काफी परेशान थी। आखिर इतने पैसे कहाँ से आएगा? आप दीपक को मना क्यों नहीं कर देते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा, तू लौट आए अपने ही शहर में, यहीं पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, या कि फिर हमारी दुकान है उसी से हमारा घर गृहस्थी अच्छे से चल जाएगा। लेकिन महेश जी ने कहा, ऐसा मत कहो। दीपक को यदि हमने मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा, उसके सपने बिखर जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा करता हूँ। मेरी दुकान का 18 लाख रुपए मिल रहा है और देखता हूँ, यदि किसी को जरूरत होगी, ज्यादा पैसा दिया तो बेच दूंगा। दीपक की माँ मना करती रह गई, नहीं, आप ऐसा मत करो, अपनी दुकान मत बेचो। हमारी दुकान बिक जाएगी तो हम खाएंगे क्या? हमारा खर्च कैसे चलेगा? उसी से तो हमारा जीवन लगा हुआ है। लेकिन महेश जी अपनी पत्नी की बात नहीं सुने। एक बड़े व्यापारी को अपनी दुकान 20 लाख में बेच दिए। उनकी दुकान स्टेशन के पास में थी, अच्छी चलती थी। जिस व्यापारी ने खरीदा था वह समझ गया था कि जल्दी ही इस दुकान से मैं 20 लाख रुपए वसूल सकता हूँ। महेश जी की दुकान तो बिक गई। उन्होंने जमा किया हुआ 5 लाख और 20 लाख रुपया दुकान बेचकर अपने बेटे को 25 लाख रुपए दे दिए। दीपक के पास पैसे आते ही उसकी प्लानिंग सफल हो गई। वह अपने ही कंपनी की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पिताजी का कहना था कि जब तक इस लड़के के पास यहाँ मुंबई शहर में अपना खुद का फ्लैट नहीं होगा तो हम इसे अपनी लड़की नहीं देंगे। अब दीपक के पास 25 लाख रुपए आ चुके थे, इसीलिए वह मुंबई शहर में 50 लाख का फ्लैट लेता है। उसने 20 लाख रुपए दे दिया, 30 लाख रुपए लोन करवा लिया था। 5 लाख रुपए लगाकर उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। दीपक को लगा कि अब मेरी लाइफ सेट हो गई है, क्योंकि दीपक के पास फ्लैट और अब उसकी अपनी खुद की बिजनेस हो गई है। इसीलिए जल्दी ही जिस लड़की से वह प्यार करता था उससे उसकी शादी भी हो जाती है। दीपक की पत्नी का नाम रीटा रहता है। अब सब कुछ सही था। अब दीपक को एक काम करना था कि अपने बिजनेस में से जल्दी से पैसे बचा बचा कर घर की ईएमआई भरना था, ताकि वह जल्दी से जल्दी बैंक का लोन चुका सके। दीपक तो अपनी दुनिया में मस्त हो चुका था। इधर महेश जी अपनी दुकान बेचने के बाद बेरोजगार हो गए थे। जो भी पैसे जमा थे वह भी सब बेटे को दे दिए थे। अब महेश जी के पास कुछ नहीं बचा था। महेश जी किसी दूसरे की दुकान में काम करने लगे थे। भले ही वह कभी अपनी बड़ी दुकान के मालिक हुआ करते थे, लेकिन जब आज वह दूसरे की दुकान में नौकरी करते थे तो उन्हें मात्र 6,000 रुपए मिल रहा था। 6,000 रुपयों में से महेश जी को घर का खर्च, पत्नी की दवाइयों का खर्च, अपनी दवाइयों का खर्च, बहुत सारे खर्चों को निपटाना होता था। महीना खत्म होते होते ही 6,000 रुपए कब का खर्च हो जाते, ऊपर से उनके ऊपर कर्ज भी हो जाता था। महेश जी और उनकी पत्नी का जीवन अब तंगी से चलने लगा था। एक दिन महेश जी की पत्नी ने कहा कि आप दीपक से मुझे बात करवाओ। ऐसे कैसे चलेगा? हमारा जो सब कुछ था हमने दीपक को दे दिया। अब उसका भी फर्ज बनता है कि वह अपने बूढ़े माता पिता की मदद करे। महेश जी ने तो पहले ही कई बार फोन लगा चुके थे। दीपक कभी फोन उठाता ही नहीं था और कभी कह देता था कि ऑफिस में हूँ, मीटिंग चल रही है, या कि बिजनेस में बहुत बिजी हूँ। आज जब पत्नी ने कहा तो महेश जी उनके पास ही बैठकर फोन लगाने लगे। दीपक ने एक बार फोन नहीं उठाया तो माँ जिद करके फिर से बोली, अब दूसरी बार लगाओ, तीसरी बार लगाओ, मुझे आज दीपक से बात करना ही है। 2 बार फोन बजने के बाद भी जब दीपक ने फोन नहीं उठाया तो भी महेश जी उसको फोन लगाते ही रह गए। दीपक के बार बार फोन कट करने पर भी जब घंटी बजती रह गई तो दीपक ने गुस्से से फोन उठाया और कहने लगा, क्या है पापा, आपको समझ में नहीं आता कि जब मैं फोन कट कर रहा हूँ तो जरूर किसी काम से बिजी हूँ। महेश जी ने कहा, बेटा मैं समझता हूँ, लेकिन तू अपनी माँ से आज बात कर।
तेरी माँ ने जीत करके कहा कि मुझे दीपक से बात करना ही है। माँ का नाम सुनकर दीपक थोड़ा सा नरम हो गया और कहने लगा, मैं रात को घर जाकर बात कर लूंगा। लेकिन महेश जी ने कहा, नहीं, तेरी माँ अभी बात करना चाहती है। दीपक ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा पापा, दे दो। क्या बात है, क्यों माँ इतना परेशान हो रही है? जैसे ही माँ को फोन मिला, माँ कहने लगी, दीपक, तू वहां पढ़ने के लिए गया था, फिर तूने कहा नौकरी करूंगा, फिर तूने कहा बिजनेस करूंगा। तेरे चक्कर में हमने यहाँ का सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारी जमा पूंजी भेज दी। जो एक सहारा था दुकान, उसे भी बेचकर तुझे पैसे दे दिए हैं। और अब तू है कि बात भी नहीं करता। अगर तेरी सारी व्यवस्था सही तरीके से हो गई हो तो तू हमारे लिए कुछ कर। दीपक ने कहा, माँ, देखो, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर शादी कर लिया है। यह सुनकर तो दीपक की माँ एक बार सन्नाटे में आ गई। क्या? तुमने हम लोगों से बिना बताए शादी कर लिया है? क्या तू इसीलिए हमसे पैसे मांगा था? दीपक ने कहा, वो बात नहीं है माँ। पैसे तो हमने मांगे थे बिजनेस और फ्लैट के लिए। माँ, हमने यहाँ फ्लैट ले लिया है। हमारे ऊपर 30 लाख का कर्ज हो गया है। और तुम हो कि कह रही हो कि मदद करो। मुझे खुद ही कुछ पैसों की जरूरत है। अगर हो सके तो तुम लोग मेरी मदद करो। मुझे कुछ पैसे भेजो ताकि जल्दी से मैं इस फ्लैट का लोन चुका सकूं। यह सुनकर तो दीपक की माँ को अंदर से सदमा लगा। वह फोन छोड़ दी और वहीं पर जमीन के पास सरक कर बैठ गई। दीपक के पिताजी महेश जी ने फोन ले लिया और कहने लगे, क्या किया है तूने? ऐसा क्या कह दिया माँ से? दीपक ने कहा, ऐसा क्या कह दिया पापा? मैंने तो सिर्फ यही बताया कि मैंने शादी कर लिया है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दीपक के पिताजी यानी महेश जी कहते हैं, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। वह अपनी पत्नी के मुंह पर लाकर पानी का छींटा मारने लगे और कहने लगे, क्या हुआ? आखिर बेटे ने शादी ही तो किया है, तू इतनी क्यों चिंता कर रही है? वह बेहोश नहीं थी। वह कहने लगी, मेरी चिंता मत करो, मैं बेहोश नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। पर मैं ये सोच रही हूँ कि जिस बेटे के लिए दुकान बेचकर, सारी जमा पूंजी बेचकर दे दिया, इतने पर भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। वह कह रहा है कि हमें कुछ और पैसे भेजो। अब बताओ हमारा क्या होगा? हमारा कैसे खर्च चलेगा? और हम कहाँ से पैसे लाएंगे तो उसे देंगे? मैंने तो तुमको मना किया था कि तुम उसकी बातों पर मत आओ। वह बहुत गुस्सा करने लगती हैं। महेश जी संभालने लगते हैं। आज दीपक की माँ की तबीयत खराब हो गई। वह तो खांसती रह गई, सांस फूकती रह गई उनकी। उन्होंने आज ढंग से कुछ खाया भी नहीं था। महेश जी किचन में उनकी मदद करे। दोनों पति पत्नी किसी तरह से थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर खाए। लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। धीरे धीरे माँ की हालात बिगड़ती गई और दीपक को फोन करते तो दीपक फोन नहीं उठाता था। अब समझ में आ चुका था माँ को कि दीपक हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। उसे खुद ही जरूरत है। और अब हमारी इस उम्र में कौन मदद करेगा? हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा? इसी चिंता के कारण माँ बीमार रहने लगी। इधर महेश जी काफी समझाते कि तुम चिंता मत करो, मैं नौकरी कर रहा हूँ ना। हम दोनों पति पत्नी को कितना खर्च चाहिए? इस उम्र में हमें ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही एक उम्र होती है जब दवाइयों का खर्च गृहस्थी के खर्च से ज्यादा बढ़ जाता है। अब उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आधे से ज्यादा पैसे तो उनकी दवाइयों में चला जाता था। महेश जी कई बार फोन भी करते, लेकिन दीपक उनका फोन नहीं उठाता और जब भी उठाता तो झुझलाकर बात करता, मैं परेशान हूँ, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और मैं कर्ज में डूबा हूँ, बैंक की ईएमआई भरनी पड़ रही है। महेश जी क्या कहते कि मैंने तुझे सिर्फ वहां पढ़ने भेजा था। शहर में मकान खरीदना, लोन करना या कि यहाँ हमारी दुकान बिछवाना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। महेश जी को खुद ही लगने लगा था कि अब मैं दीपक से बात ना करूं तो अच्छा ही है। जितनी बार बात करता हूँ वह हमें साथ देने की बजाय सिर्फ टेंशन देता है। इसीलिए महेश जी,
अपने बेटे से दूरी बनाकर ही रखने लगे और उनकी पत्नी भी अब बात करने को नहीं कहती थी। महेश जी दूसरे की दुकान पर काम करते और जो पैसा लाते उससे घर का राशन और पत्नी की दवाइयाँ। पत्नी उनकी अब अंदर से टूट चुकी थी। दिल उनका अब किसी भी काम में नहीं लगता। भूख प्यास बंद, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही थी। यही करते करते 1 साल गुजर गया था। एक दिन रात को ज्यादा तबीयत खराब हुई। महीने का अंत चल रहा था। महेश जी के हाथ में कुछ भी पैसा नहीं था। वह पड़ोसी से मदद मांगने गए। पड़ोसियों ने 100-200 रुपए की मदद तो कर दी, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत इतनी खराब थी, हॉस्पिटल ले जाते वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। महेश जी बहुत रोए। पत्नी की अंतिम विदाई वह अकेले किए। दीपक को फोन किए, लेकिन दीपक भी अब समय पर कहाँ आ सकता था। माता की 13वीं तक घर पहुंचा। सब लोग उसे कहते रहते, अरे तूने ये अच्छा नहीं किया। तेरे माता पिता ने तो तुझे सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तूने वहां घर बसा लिया, ऊपर से अपने पिता की दुकान भिजवा दी। सबके सब उसका अपमान ही करे जा रहे थे। दीपक अपना सा मुंह बनाकर बैठा था। उसकी पत्नी ने आने से मना कर दिया था, इसीलिए वह अकेला ही आया था। दीपक के पिताजी तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, नफरत हो रही थी उन्हें। लेकिन दीपक ने पिताजी से कहा, पापा जो होनी थी हो गई, नियति को कौन टाल सकता है। अब आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। दीपक के कहने पर महेश जी ने कहा, कभी नहीं, इस घर में ही मैं रहूंगा। मेरी पत्नी की यादें यहाँ है, यही मेरा गुजर बसर हो जाएगा। तू जा अपनी दुनिया में खुश रह। अगर तूने जरा सा भी साथ दिया होता तो आज मेरी पत्नी इस दुनिया में होती। दीपक काफी शर्मिंदा हो गया। कई लोगों के सामने उसके पिताजी ने जो ऐसा कह दिया था, और उसे गुस्सा भी आ रही थी। वहां का कार्यक्रम खत्म होते ही दीपक वापिस से मुंबई शहर लौट आया। महेश जी अपनी अकेली वीरानी दुनिया में ही जीने लगे। दीपक मुंबई शहर लौट आया। अपनी नौकरी, अपना फ्लैट और अपनी पत्नी, इन्हीं सब में खुश रहने लगा था। लेकिन दीपक की पत्नी इतनी लालची औरत थी कि सब कुछ इतना करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुई थी। आए दिन वह दीपक को ताने मारती, देखो ना, मेरी सहेली कितना बड़ा फ्लैट है कि चाहे वह अपने घर में 10 लोगों को 20 लोगों को बुलाकर एक साथ पार्टी दे सकती है, और हमारा हमारा फ्लैट इतना छोटा है कि 4-5 सहेलियां भी आ जाए तो मेरा घर छोटा पड़ने लगता है। दीपक पत्नी की बात सुनकर मुस्कुरा देता और फिर इग्नोर करने लगता। लेकिन धीरे धीरे रीटा उसे कहने लगी, दीपक हमें कोई बड़ा फ्लैट लेना चाहिए, क्यों ना हम इसे बेचकर और इसके आए हुए पैसे बड़े फ्लैट में लगा ले। क्या हुआ, थोड़ी ईएमआई और बढ़ जाएगी, आखिर हर महीने ईएमआई तो तुम भर ही रहे हो। पत्नी के बार बार कहने पर दीपक ने बड़ा फ्लैट ढूंढना शुरू कर दिया और उसे उसके पत्नी के मनपसंद का फ्लैट मिल भी गया। और अपना फ्लैट बेचने को दीपक ने एक एजेंट को लगा दिया। यहाँ दीपक अपनी दुनिया में मस्त था। तो एक दिन दीपक को गांव से उसके पिताजी के दोस्त और गांव के सरपंच भी थे, उनका फोन आ जाता है, दीपक तू तो अपने पिता के लिए कुछ नहीं किया। तुझे याद करते करते तेरी माँ गुजर गई और तेरे पिता भी बीमार है। तेरा भी कुछ फर्ज बनता है, तू अपने पिताजी की जिम्मेदारी को संभाल। दीपक ने धीमे स्वर में कहा, हाँ हाँ चाचा, जरूर देखूंगा, बस थोड़ा सा यहाँ परेशान हूँ। सरपंच को गुस्सा आया तो कहने लगे, किस बात पे परेशान है। अगर तू अपने पिता की सेवा के लिए यहाँ नहीं आता, उनका ध्यान नहीं रखता, तो तेरे पिता की अभी भी 50 लाख की प्रॉपर्टी मकान है, वह उसे बेच देंगे और अपने ऊपर खर्च करेंगे। 50 लाख! यह सुनकर दीपक के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने बोला, काका फोन रखता हूँ। जैसे ही वह अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे यार, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई थी। अभी जिस मकान में पापा रह रहे हैं उसके आसपास काफी फैली हुई जमीन भी है, उसकी सारी कीमत 50 लाख से भी ज्यादा है। दीपक की पत्नी बीच में ही बोल पड़ी, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे गांव में जाकर
तुम्हारे उस घर में रहूं? दीपक ने कहा, अरे नहीं यार, नाराज क्यों होती हो? मेरा मतलब है, यदि हम अपने पापा की उस जमीन और घर को बेच दें तो हमें 50 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। इतना सुनकर तो रीटा की आंखों में भी चमक आ गई। सच में इतने पैसे आ जाएंगे? तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, जल्दी से वह घर और जमीन बेचकर पैसे लेकर आओ। दीपक ने कहा, रीटा, जैसे तुम बोल रही हो उतना आसान नहीं है। पापा इतना जल्दी अपना पुश्तैनी मकान जमीन नहीं बेचने देंगे। पापा को बहुत समझाना पड़ेगा और उन्हें अपने साथ यहाँ लाकर रखना पड़ेगा। जब सब कुछ बेच दूंगा तो पापा कहाँ जाएंगे? रीटा ने कहा, ओह नो यार, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे पापा को यहाँ नहीं रख सकती। मेरी सारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। देखो, तुम कुछ और सोचो। घर जमीन तो तुम्हें बेचकर पैसे लाना ही है, लेकिन अपने पिताजी की व्यवस्था तुम कहीं और कर दो। दीपक ने कहा, कुछ दिन के लिए ला लेता हूँ। अभी डायरेक्ट उन्हें कहीं और नहीं रख सकता रीटा। जब उनका घर बिकेगा तो उनको भी रहने के लिए तो जगह चाहिए ना। कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। रीटा तैयार हो जाती है। दीपक अपने पिता के पास तुरंत फोन लगा देता है। अभी महेश जी, जो कि बिस्तर पर पड़े हुए खांस रहे थे, बेटी का छोटी सी मोबाइल में फोन गया। वह पहली बार देखे कितने दिनों के बाद बेटे का कॉल आया है। एक तरफ तो मन में खुशी, दूसरे तरफ गुस्सा भी था। उन्होंने फोन उठाया और बोला, हाँ कहो, कैसे याद किया? दीपक ने बड़े ही प्यार से कहा, प्रणाम पिताजी, कैसे हैं आप? आज सरपंच काका का फोन आया था। बहुत डांट रहे थे मुझे कि अपने पिताजी का ध्यान नहीं रखते। महेश जी ने कहा, तुमने डांटने वाला काम ही किया है। पूरा गांव तुम्हारा नाम लेकर थू थू करता है। दीपक ने कहा, पापा मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। आज जब सरपंच काका ने मुझे डांटा तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। मैं अभी सरपंच काका के मोबाइल में 3,000 रुपए भेज रहा हूँ। आप अपने लिए दवाइयाँ और जरूरत की चीजें ले लेना। 1-2 दिन में पैसे मिलेगा तो मैं और भेजूंगा। चलो पापा, मैं फोन रखता हूँ। फोन कट होते ही महेश जी सोचने लगे कि अच्छा हुआ मेरे दोस्त सरपंच ने जो इसे डांटा। कम से कम दीपक को कुछ तो समझ आई, कुछ तो अकल आया। चलो, उनके डांटने पर ही मुझे पैसे भेज रहा, बात किया और मेरा ध्यान रख रहा है। महेश जी उठकर धीरे धीरे जाने के लिए तैयार ही हुए थे कि सरपंच के पास से पैसे लेकर आऊं। तभी पड़ोस का एक लड़का आवाज देता है, चाचा, कहाँ हो चाचा? महेश जी ने कहा, अंदर हूँ, कौन है, आ जाओ। वह लड़का गया और कहने लगा, चाचा, लो, आपके बेटे दीपक ने 3,000 रुपए सरपंच के मोबाइल में भेजा था। उन्होंने आपको पैसा भेजा है। महेश जी पैसे पाकर काफी खुश हुए। वह अपनी दवाइयाँ और जरूरत की चीजें भी ले लिए। अब महेश जी को लग रहा था कि सब कुछ सही होने वाला है। फिर से 4-5 दिन बीता कि फिर से दीपक ने सरपंच काका की मोबाइल में 2,000 रुपए भेज दिया। ऐसे ही दीपक ने 2-3 हफ्तों तक पिताजी के लिए कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000 ऐसे ही पैसे भेजता रहा। अब गांव में भी दीपक की वाहवाही होने लगी थी कि चलो, सरपंच जी ने उसे डांटा फटकारा समझाया तो सुधर गया। सब लोग कहने लगे कि अब तो ठीक है ना महेश भैया, अब तो बेटा भी पैसे भेजने लगा है। अपनी तबीयत का ध्यान रखो, काम वाम ज्यादा मत करो। महेश जी मुस्कुरा देते। दवाइयाँ लेने लगे थे, थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका सुधर रहा था। महेश जी ऐसे ही करते 1 महीना गुजर गया था। महीना बीतते ही उनका बेटा दीपक घर आया। महेश जी और भी खुश हुए कि चलो, इतना पैसा भेजा, बेटा घर भी आया है। लेकिन 2 दिन दीपक रहने के बाद पिताजी से कहता है, पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो पापा, अब गांव के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ अकेले रहो, और मैं वहां से पैसे भेज दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं पैसे भेजने का। लेकिन पापा, यहाँ आपकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। पहले तो
यह सुनकर महेश जी ने सीधे मना कर दिया। ना दीपक ना, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा बेटा। मैं यहाँ ठीक हूँ। जो तुझसे हो सके वही मुझे देना, नहीं हो सके तो रहने दे। मैं अपने गांव में ही अपने दोस्त परिवार साथियों के साथ मिलकर यहाँ रह रहा हूँ। दीपक ने कहा, पापा वो बात ठीक है, जब आपकी मर्जी होगी आप लौट कर आ सकते हो, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो, आपको अच्छा लगेगा। दीपक ने बार बार समझाया। महेश जी जाने के लिए तैयार हो गए। अब दीपक कैसे उस प्लानिंग के बारे में बताए। उसने कहा, पापा एक बात और है, क्यों न हम ये घर बेचकर और शहर में बड़ा फ्लैट ले लें। जब आप जा ही रहे हो तो हमारा थोड़ा रहने का फ्लैट छोटा है। अपना घर बेचने की बात सुनकर तो महेश जी और गुस्से में आ गए। नहीं, मैंने तुझे पहले ही मना किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तू जा भाई, अपनी ही दुनिया में खुश रह। मैं अपनी पत्नी की यादों को नहीं बेचना चाहता। दीपक ने भी ठान लिया था कि पापा को मनाकर ही रहूंगा। दीपक अपने पिता की सेवा में कमी नहीं किया, बार बार समझाता रहा। पापा ऐसा कुछ नहीं है, आप वहां मेरी नजरों के सामने रहोगे। आपकी बहू बहुत अच्छी है। वह कह रही थी कि मैं गांव में तो कभी नहीं रहूंगी, यहीं लेकर आओ पिताजी को, मैं यहीं सेवा करूंगी। और वह आपको बुलाई है, बहुत अच्छी है, बड़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत करती है। आप चल के देखना, आपकी सेवा बहुत अच्छे से करेगी। जो महेश जी अभी तक अपनी बहू से मिले भी नहीं थे, झूठी तारीफें सुनकर उनका भी मन बदल गया। सोचा, इकलौता बेटा बहू है, सब कुछ उनका ही तो है, और फिर यहाँ अकेला रहकर कितने दिन आज हाथ पैर चल रहे हैं। तो कभी सूखी रोटी बना लेता हूँ, तो कभी खिचड़ी। एक दिन खाट पर पड़ा रहूंगा, मर जाऊंगा, कोई देखने भी नहीं आएगा कि कब सांसें टूट गई है। वह काफी सोच विचार कर घर बेचने के लिए कह देते हैं। दीपक एक हफ्ते रहकर सारा काम खत्म कर देता है और पिताजी को उनकी जरूरत की चीजों के साथ उन्हें अपने साथ लेकर मुंबई शहर आ जाता है। छोटे से शहर में रहने वाले महेश जी जब पहली बार मुंबई शहर आते हैं, यहाँ की भीड़ भाड़, दिन भर गाड़ियों की रफ्तार देख मन में काफी हड़बड़ाहट और बेचैनी। एक तरफ अपना गांव छोड़ने का दुख, दूसरी तरफ पराए बड़े शहर में आकर उसके बारे में जानने और अपना जीवन कैसे गुजरेगा, यह सोच सोचकर उनके मन में काफी हलचल थी। सोच रहे थे कि भगवान ने क्या दिन दिखाया, कहाँ से कहाँ आ गया। बस यही सोचते सोचते उनका बेटा अपने बिल्डिंग के पास आ गया। बिल्डिंग में चौथे माले पर दीपक का फ्लैट था। लिफ्ट से पिताजी चढ़कर जब अपने बेटे के फ्लैट के दरवाजे के पास आए, डोर बेल बजाया। महेश जी अपने पोटली को लिए हुए सिकुड़े खड़े थे। बहू आकर दरवाजा खोली। पहली बार जब उसने देहाती ससुर को देखा, उसके नाक सिकुड़ गए। दरवाजा खोलकर वह अंदर चली गई। दीपक दरवाजा खोला, वह भी घुस गया। महेश जी फ्लैट के अंदर गए। लाइट जल रही थी, टाइल्स चमक रही थी। महेश जी चारों तरफ नजरें दौड़ाए। बड़ा साफ सुथरा घर है। वह पोटली लिए वहीं खड़े थे कि बहू आएगी और हमारे सिर से पानी घुमाकर बाहर फेंक देगी, पैर छुएगी, फिर हमें कहेगी कि आइए पिताजी बैठिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह थोड़ी देर खड़े रहे। दीपक कहता है, पापा खड़े क्यों हो? अपने चप्पल बाहर निकालकर एक साइड में रख दो, पोटली रखो और बैठ जाओ। महेश जी इधर उधर देखे और सोफे में थोड़ी सी जगह में आगे ही बैठ गए। अंदर दीपक गया तो पत्नी चिल्लाकर कहने लगी, अरे यही तुम्हारे पिता हैं? कितने देहाती और गंवार से लगते हैं। जब से दरवाजा खोली हूँ अंदर आए हैं। पूरे घर में बदबू फैल गई है। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी मुसीबत पाल ली है। मैं कैसे रख पाऊंगी इस देहाती गंवार इंसान को? मुझसे नहीं होगा। दीपक ने कहा, जरा धीरे बोलो रीटा, पापा सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। रीटा मुंह फुलाकर चाय बनाने लगी। रीटा ने एक प्लेट में बिस्किट और चाय ले जाकर रखा और उल्टे पांव वापिस आ गई। अभी भी महेश जी को उम्मीद था कि बहू आकर पैर छुएगी। पहली बार जो मिल रही है, ढेर सारे आशीर्वाद दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महेश जी एक बिस्किट खाकर चाय पी लिए। दीपक भी यहाँ आकर शांत हो गया था। अपना लैपटॉप लेकर उसी में काम करने लगा।
महेश जी काफी समय तक बैठे रहे। फिर कहते हैं, दीपक बहुत गर्मी लग रही है, नहाने की व्यवस्था होगी तो बता दे। दीपक ने कहा, अरे हाँ पापा, भूल गया था। इतने दिनों से काम जो पड़ा था वही करने लगा। चलो मैं बाथरूम दिखा देता हूँ। ससुर को बाथरूम जाता हुआ देखकर रीटा दीपक से आकर कहती है, इनको कहाँ रखोगे, कौन सा कमरा दोगे? दीपक ने कहा, गेस्ट रूम में ठहरा देते हैं। रीटा कहने लगी, यह तुम्हारा बुढ़ा पिता गेस्ट रूम में रहने लायक है। हमने उसे कितने अच्छे से सजा कर रखा है। कभी कभी मेरे पापा आ जाते हैं तो वहाँ कैसे रहेंगे? तुम इनके लिए कोई और जगह व्यवस्था कर दो। दीपक ने कहा, अब हमारे पास बाथरूम के बगल में ही एक छोटा सा कमरा है जिसमें हमारी पुरानी चीजें पड़ी हैं। बस उसके अलावा इस घर में कमरे हैं ही कहाँ? रीटा ने कहा, तो इस बुढ़े के लिए क्या कोई बड़ा सा महल अलग से चाहिए? ले जाओ, उसी में सामान फेंक कर आओ और बता दो कि वहीं रहे। एक चटाई, तकिया और एक गद्दा लगा दो। बाकी यहाँ वहाँ घूमने के लिए भी मना कर देना। पिताजी के नहा के निकलने से पहले ही दीपक उसी छोटे से कमरे में ले जाकर नीचे चटाई, ऊपर गद्दा और एक तकिया रख देता है। पिताजी बाहर निकले तो कहता है, पापा आपका सामान एक उस कमरे में रख दिया है, आप वहीं पर जाकर अपनी व्यवस्था करो और आराम करो। जब अंदर गए महेश जी देखते ही रह गए। एक पुरानी अलमारी पड़ी थी जिसमें पुराने पेपर कवर, कुछ पुट्ठे पेपर और कुछ बोतलें रखी हुई थी। जंग लगा हुआ था। महेश जी को वह कमरा जरा सा भी पसंद नहीं आया। वह उसी कमरे में बैठकर अपने बैग से तेल निकाले और हाथ पैर में मलने लगे और मन में सोचे जा रहे थे कि शहर में ऐसे कमरे होते हैं। इतना बड़ा मकान में रहता था, कैसे गुजारा होगा मेरा इस छोटे से घर में? अरे यहाँ तो दम घुटता है, सांस लेने को भी ठीक से नहीं होता। दोपहर से शाम होने लगी, अभी तक उनकी बहू ने खाना बनाकर नहीं दिया था, क्योंकि उसने सारा काम खत्म कर लिया था। दोबारा रसोई गंदा करना नहीं चाहती थी, इसीलिए शाम को ही डायरेक्ट उनको खाना मिला। वह अपने साथ अपने गांव से थोड़ा सा चूड़ा और गुड़ लाए थे, उसी को खाकर सो गए। रात को 9 बजा तो बहू ने जगाया। टेबल सजी थी। महेश जी जाकर टेबल में बहू बेटे के साथ खाने लगे। रीटा नाक सिकोड़ कर थोड़ा बहुत खा ली और फिर शाम को वही दीपक से कंप्लेन करने लगी, मुझे पसंद नहीं तुम्हारे पिताजी इस तरह मेरे साथ टेबल में बैठकर खाएं। अब दीपक तो बीच में फंस चुका था। वह अपनी पत्नी को भी साफ साफ मना नहीं कर पाता था। उसके प्यार में अंधा जो हो चुका था। और इधर महेश जी अपना सब कुछ बेच कर भी फंस गए थे। वह अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि बहू उन्हें पसंद नहीं करती। आखिर वह पागल नहीं है। उन्होंने भी शहर में सब कुछ देखा था। इतनी बड़ी दुकान चलाई थी। भले ही बड़े शहर के नहीं थे, लेकिन इतने बड़े देहाती भी नहीं थे। बहू की आदतें उन्हें समझ में आने लगी थी। इसी तरह से हफ्ता गुजर गया था। आज दीपक और रीटा की शादी की तीसरी सालगिरह थी। महेश जी जब सुबह उठे तो देखे कि बहू और बेटा सुबह से ही किसी काम में खुसर फुसर लगे हुए थे। 9 बजे तक उनके घर में सजावटें होने लगी थी। महेश जी ने पूछा, दीपक आज कुछ कार्यक्रम रखा है क्या बेटा? दीपक ने कहा, पापा आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी। आज से 3 साल हो गया है। किचन में खाना बनाने के लिए हलवाई भी आ चुके थे। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। महेश जी काफी खुश थे कि आज मेहमान आएंगे, सबसे बातें होंगी। जब से आया हूँ तो घर में अकेला अकेला बंद हूँ। कुछ समय के बाद ही पार्टी शुरू हो गई। रीटा के मायके वाले आ चुके थे। रीटा ने दीपक से कहा, जाकर अपने पिताजी को कह देना कि कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। महेश जी ने तो पहले से तैयारी बना ली थी। वह अपना इस्त्री किया हुआ कुर्ता पैजामा और सफेद तौलिया अपने कंधे में रखकर बाहर निकले कि दीपक ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हो पापा? यह सब आपके लिए नहीं है। आपने यहाँ के लायक कपड़े नहीं पहने हैं। चलो मेरे साथ, मैं आपको अंदर बताता हूँ। वह पिताजी का हाथ पकड़कर खींचता हुआ वही छोटे से कमरे में लेकर आया और कहने लगा, पापा आपने कोई तैयारियां नहीं की है। आज के पार्टी के लायक यह कपड़े आपके नहीं हैं। और फिर आज तो रीटा के माता पिता, उसकी सहेलियां, हमारे कंपनी के सब लोग आएंगे। मैं सबके सामने आपकी क्या परिचय दूंगा कि आप कौन हैं? इसीलिए अच्छा होगा कि आप इसी कमरे में रहो, बाहर मत निकलना। उन्हें वहीं छोड़कर उसने दरवाजा बंद किया
और वह चला गया। महेश जी, जो कि काफी उत्साहित थे कि चलो बेटे की शादी तो नहीं देख पाया, लेकिन आज उसके शादी का दिन है। आज ढेर सारा आशीर्वाद बेटे बहू को दूंगा, बहू के माता पिता से मिल लूंगा। वो भी तो हमारे रिश्तेदार हैं, आखिर समधी हैं मेरे। बेटे के ऑफिस से आए हुए दोस्तों से मिलूंगा। मैं पिता हूँ। मैंने दीपक को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया, अपना सब कुछ बेचकर दीपक को आज इस मुकाम पर खड़ा किया। आज मैं अपनी छाती चौड़ी करके सबसे मिल सकूंगा, लेकिन उनके सारे अरमान उनके मन में ही दफन हो गए जब उनका बेटा हाथ पकड़कर उन्हें छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। बाहर गाने की आवाज आती रही, म्यूजिक चलता रहा, डांस होता रहा। दोपहर के 2 बज चुके थे। टेबल पर खाने की प्लेटें सज चुकी थी। लोग तरह तरह के खाने का आनंद उठा रहे थे। स्वादिष्ट खाने की खुशबू महेश जी के नाकों तक जा रही थी। लग रहा था अभी दरवाजा खोलकर जाऊं और किसी एक टेबल के पास कुर्सी सरकाकर बैठकर पेट भर का खाना खा लूं। वह दरवाजा खोलकर सामने खड़े ही थे कि बहू की आवाज आई, दीपक सुनो तो, अपने पापा को बुलाकर लाओ। यहाँ पानी परोसने के लिए एक वेटर कम पड़ रहा है। आखिर तुम्हारे पापा भी तो इन्हीं में से दिखते हैं। किसे समझ में आएगा कि वह तुम्हारे पिताजी हैं? किसी ने देखा भी तो नहीं है। दीपक ने कहा, अरे हाँ, पापा तो यह काम बड़ी अच्छे से कर लेंगे, रुको मैं अभी बुलाता हूँ। यह कहकर वह तेजी से महेश जी के कमरे की तरफ आया और कहता है, पापा आप जरा बाहर आओ, सब लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। यहाँ 1-2 वेटर की जरूरत है। कम से कम आप सबके लिए पानी तो सर्व कर दो। महेश जी जो बहू की बातें सुन चुके थे, उन्हें अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आया, लेकिन इतने लोगों के सामने उन्होंने अपने क्रोध को शांत करके बेटे की बात मानकर खाना खाने बैठे हुए लोगों को पानी देने लगे। कुछ समय के बाद मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। अब बचे थे बहू के माता पिता। अब वह लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं खाने। दीपक भी वहीं पर बैठा। महेश जी को लगा कि चलो बाहर वाले खाकर चले गए हैं, अब बेटा बहू और हमारी घर वालों की बारी आई है। इसीलिए महेश जी उसी टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं जहां उनका बेटा बहू और उसके मायके वाले खा रहे होते हैं। जैसे ही महेश जी कुर्सी सरकाकर बैठते हैं तो रीटा उनको ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। रीटा का पिता जो एक बिजनेसमैन था, लेकिन बहुत ही अहंकारी व्यक्ति थे, वह महेश जी को वहां टेबल पर बैठते हुए देख उठ खड़े हो जाते हैं। दीपक, यह क्या मजाक है? तुम्हारे घर पर नौकरों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा क्या? दीपक ने कहा, ऐसा नहीं है डैड, बैठिए बैठिए, मैं अभी इन्हें समझा देता हूँ। दरअसल यह हमारे गांव के हैं। इन्हें हम अपने यहाँ लेकर आए क्योंकि गांव में इनका कोई नहीं था, तो हमने सोचा कि ये यहाँ रहकर हमारे कामों में मदद करेंगे। और इन्हें क्या लगा कि गांव वाले हैं तो हमारे साथ बैठकर खाएंगे। गांव में ऐसा होता है। तो दीपक के ससुर ने कहा, गांव में होता होगा, लेकिन यहाँ हम नौकरों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दीपक ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और बोला, आइए चाचा, आप यहाँ बैठकर नहीं खा सकते, आपको हम अलग से खाना देते हैं। यहाँ देख नहीं रहे हैं, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठकर खा रहे हैं। फिर दीपक महेश जी का हाथ पकड़कर कुछ दूरी लाया और कहता है, पापा आप यह क्या कह रहे हो? रीटा के पिताजी बहुत ही गुस्से वाले हैं, वह नाराज हो जाएंगे। आप यहाँ मत बैठो, अपने लिए जाओ, जो भी रसोई में पड़ा हो निकाल कर कमरे में बैठकर चुपचाप खाओ। हमारी इज्जत मत उछालो, हमने इतना सब कुछ खर्च किया है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। यह कहकर वह उन्हें छोड़कर मुस्कुराता हुआ आकर अपनी पत्नी और उसके माता पिता के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। महेश जी जो कि अभी भूख से तड़प रहे थे, पेट में चूहे कूद रहे थे। पहले तो बहू के मायके वालों ने अशब्द कहा, अपमान किया, नौकर कहा, लेकिन अब जब अपना ही बेटा हाथ पकड़कर दूर खड़ा कर दिया, सबके सामने चाचा जैसे शब्द से पुकारा, यह भी नहीं बताया कि मेरे पिताजी हैं। इतने बड़े अपमान का घूंट पीकर महेश जी का हाथ पैर कांपने लगा। उनकी भूख प्यास कोसों दूर हो गई। वह अपने कमरे में सीधे चले आए। कुछ देर तक बैठकर सोचते रह गए कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो गई।
मैंने सब कुछ तो इस इकलौते बेटे के नाम कर दिया, सब कुछ, यहाँ तक कि मेरी पत्नी की जान भी चली गई इस बेटे की वजह से। और आज इसी बेटे को अपना पिता कहने में शर्म आ रही है। क्या मैं इतना गया गुजरा दिखता हूँ जो मैं इसका पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ। वह काफी सोच विचार कर कमरे में बैठते रहे। सब लोग खाना खाते रहे, खिलखिलाकर हंसते रहे। महेश जी का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो गया। वह गांव से लाई हुई अपनी एक छड़ी, जो कि काफी चिकनी थी, तेल लगाकर काफी चिकनाहट और खूबसूरती से बनाकर रखे थे, महेश जी उसे लेकर बाहर निकले। टेबल पर अभी भी उनका बेटा खाना खत्म करके हंसता हुआ बैठा था। महेश जी उसी छड़ी से उसके पीठ में दो तीन छड़ी जमा दिए, जोर से चिल्लाए, नालायक, तू मुझे चाचा कहेगा? मैं तेरा चाचा हूँ, नौकर हूँ। इतना कहकर वह उसे धड़ाधड़ कई लाठी मारते ही रह गए। वहां पर आए हुए लोग जो अभी तक खिलखिलाकर हंस रहे थे, सबके चेहरे में खुशी की लहर थी। पार्टी एंजॉय करने का आनंद दिख रहा था। सब सन्नाटे में आ गए। रीटा ने अपनी कुर्सी पीछे सरकाया, उठी और ससुर का हाथ पकड़ लिया। रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? क्यों पीट रहे हैं दीपक को? आज गुस्से से महेश जी ने कहा, तू दूर हो जा बहू, तुझे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि तू तू तो पराये घर से आई है, तूने कभी मुझे देखा ही नहीं। लेकिन इस नालायक को मैंने जन्म दिया, मैं इसका बाप हूँ। लेकिन यह आज सबके सामने मुझे चाचा कह रहा है। तेरे मायके वालों के सामने इसे शर्म आती है बताने में कि मैं इसका पिता हूँ। अरे, आज जिस टेबल पर बैठकर तू खा रही है, तेरा पिता बैठकर खा रहे हैं, तेरी माँ, यह समाज के सब लोग, इसके ऑफिस के सब लोग, इसमें एक एक पाई में सब कुछ मेरा है। पहले मैंने अपनी दुकान बेचा और तेरे इस नालायक पति को दे दिया। इस लालची बेटे ने मेरा घर बिकवा दिया। इसकी वजह से मेरी पत्नी मर गई। यहाँ लाकर यह मुझे अपना पिता स्वीकार नहीं कर रहा। सब लोग अब समझ चुके थे कि यह बूढ़ा व्यक्ति नौकर नहीं है, यह तो दीपक का पिता है। दीपक और रीटा की सारी हरकतें सामने आ चुकी थी। दीपक सर झुकाए खड़ा था। महेश जी को वहां आए हुए दो तीन लोगों ने पकड़ रखा था, वरना वह गुस्से से अभी भी दीपक को पीटने ही दौड़ रहे थे। रीटा के पिताजी ने कहा, रीटा, यह व्यक्ति क्या कह रहा है? क्या यह सच है? क्या यह तेरा ससुर है, दीपक का पिता है? रीटा ने सर झुकाते हुए कहा, हाँ पापा, यही सच है, यह दीपक के पिता हैं। और इनका ऐसा हुलिया देखकर मैं शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाई। रीटा की माँ, जो अभी तक दीपक को पिटता हुआ देखकर घबराई थी, वह अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है, चलो जी, यह बेटी का घर है, उसका मामला है, हम लोग उसके परिवार के बीच में क्यों आए, यह अपना समझा लेंगे। वो डर गई थी कि जो मार अभी दीपक ने खाया है, कहीं वही लाठी हम लोगों के ऊपर ना पड़ जाए। इसीलिए डर के मारे रीटा की माँ अपने पति को लेकर वहां से भाग निकली। आए हुए मेहमान भी डर से गए थे। आज महेश जी का जो इतना डरावना रूप और उनकी इतनी कड़क आवाज और दीपक के ऊपर बरसती हुई लाठियों को देखकर सबके हाथ पैर कांपने लगे थे। सब लोग वहां से धीरे धीरे निकल गए। लेकिन महेश जी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह अभी भी लाठी लेकर खड़े थे। आज मैं तेरा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, तेरी सारी कांच की चीजें तोड़ दूंगा। तू मुझे झूमर दिखा रहा है, यह कांच की टेबल दिखा रहा है, आज मैं सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक एक चीज में सब मेरा लगा हुआ है। तूने मेरा घर बिकवाया है, मेरे पैसे अभी के अभी वापिस कर। मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा, मेरे पैसे अभी के अभी दे। दीपक दूर से हाथ जोड़ता, पापा एक मिनट, आप अपनी इस लठ को दूर रख दो, कुछ टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, सारी चीजें महंगी महंगी हैं, नुकसान हो जाएगा पापा, आप शांत हो जाओ। लेकिन आज महेश जी सामने वाले की बात सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने सीधे गुस्से में कह दिया, आज इस घर का मैं तहस नहस करके रख दूंगा। तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। तू मेरे पैसे वापिस कर रहा है
कि अभी का अभी मैं फैसला कर दूं। दीपक, जो कि घर भिजवा कर आया था, उसने कहा, पापा मैं आपके पैसे दे रहा हूँ, मुझे माफ करो। महेश जी ने अभी अपनी लाठी रखी नहीं थी। मैं अब तुझे माफ नहीं करूंगा। आज तू ही रहेगा कि मैं ही। डरी हुई रीटा एक कोने में खड़ी थी, जो कि बहुत नाक सिकोड़ा करती थी। आज ससुर की लाठी देखकर उसकी भी बोलती बंद हो गई। डर के मारे दीपक अपना चेक लाया और उसमें वह 50,000 की रकम भरा और अपने पिता के नाम वह चेक बना दिया। बोला, लो लो पापा, यह चेक ले लो। बस 50,000 रुपए ही घर बेचकर मैंने अपने अकाउंट में रखा था और मेरे पास पैसे नहीं हैं। महेश जी वह चेक ले लिए और वहां से सीधा उसके घर से निकल आए। उन्होंने ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए अपने गांव। महेश जी गांव आकर अपने दोस्त सरपंच से मिलते हैं और गांव छोड़कर जाने से लेकर लौट कर आने तक की सारी बात बताते हैं। गांव का सरपंच महेश जी का बचपन का दोस्त भी थे, इसीलिए उन्होंने कहा, महेश, तुम्हारा घर मैंने खरीदा है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। तुम यह 50,000 रुपए मुझे दे दो, जो कि मैंने तुम्हें दिया था, और अपना घर ले लो। महेश जी ने कहा, नहीं नहीं, भले ही तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुमने वह घर खरीदा है कानूनी तौर पर, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बिका हुआ सामान वापिस हो। सरपंच जी ने कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम मुंबई गए और इतना तकलीफ सहे मेरे दोस्त। मैं तो पहले ही मना कर देना चाहता था, लेकिन तुम अपने बेटे की बात में आकर काफी खुश थे, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। कोई दूसरा होता तो मैं एक बार उसके लिए सोचता कि मैं वह घर वापस नहीं करूंगा। महेश जी सरपंच की बात मान जाते हैं और अपना मकान वापस ले लेते हैं। वही 50 लाख रुपए सरपंच को दे देते हैं। अब महेश जी अपने बेटे और बहू से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ चुके थे। अपने घर में आकर उन्होंने फिर से चैन की सांस ली। उन्होंने काफी सबक सीख लिया था। अब उन्हें अपने बेटे बहू से कोई मोह माया नहीं थी। बस वह अपने बचे हुए जीवन को भगवान की भक्ति और अपनी पत्नी की यादों में गुजार देना चाहते थे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। महेश जी अपने बेटे को जो सबक सिखाए वो सही था या गलत, अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।